नमस्कार, आपका स्वागत है टीडी वर्ल्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज कवर करेंगे लेथ मशीन। आपका जो सिलेबस है, आप लोगों को मैक्सिमम जो क्लास है एलएचबी और ये आईसीया, उसके बाद वंदे भारत, साथ में वैगन और राजभाषा की क्लास तो बराबर चल रही थी। ठीक है, हम लोग आप लोगों के सिलेबस में जो इंक्लूड किया है वर्कशॉप का जो कार्यशाला गणना जो ऐड किया है भाई, तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कॉल आ रहा था, सर इसका भी कुछ आप नोट्स दीजिए हम लोगों को। तो कार्यशाला में देखेंगे आप लोगों को लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिल मशीन, ब्रोचिंग मशीन, वेल्डिंग, और आप लोगों को कुछ आप लोगों को उधर ग्राइंडिंग मशीन भी पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, हम उन सब चीज़ों को आज हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, हमारी टीम इस पर काम कर रही है। आज हम लोग लेथ मशीन आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेथ मशीन। और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो मैसेज करेंगे, उनको पूरा पीडीएफ नोट्स ये मिल जाएगा भाई। अब ज़रा ध्यान देंगे। इस प्रकार से ये लेथ मशीन है। लेथ मशीन के जो भाग हैं, उसके जो पार्ट हैं, उसके विषय में चर्चा किया जाएगा। प्लस लेथ मशीन से होने वाले ऑपरेशन, कौन कौन से कार्य लेथ मशीन पर होते हैं दोस्तों, तो उसके भी विषय में डिटेल्स में बात की गई है। मतलब यहाँ से अगर इतनी तैयारी आप कर लेते हैं तो इससे बात कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि हमारी टीम बेहतर चीज़ आप लोगों को बना कर देती है। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको बेहतर से बेहतर चीज़, मटेरियल आपको प्रोवाइड करें। अब देखेंगे हम लोग लेथ मशीन के विषय में आज चर्चा करेंगे। एक लेथ मशीन आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों, यह पूरे वर्कशॉप की जननी होती है। इस पर बहुत सारे कार्य इस पर हो जाते हैं। तो आप देखेंगे लेथ मशीन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि लेथ मशीन का बेड या लेग्स जो हैं, या इसका जो बेड ये दिख रहा है, ये किसका बना होता है दोस्तों? तो यह कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, दिस इज मेड बाई कास्ट आयरन दोस्तों। ये आपका कास्ट आयरन का बना होता है। तो कास्ट आयरन में काफ़ी प्रकार के आयरन होते हैं। ठीक है, तो जो कास्ट आयरन में जो मुख्य है वो आपका है ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है भाई, ये ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं इसके बेड। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है यही पूछा गया है, इसलिए मैं पहले इसी को बता दे रहा हूँ। इसमें कार्बन परसेंटेज पूछ लेता है आपसे, तो आप कहेंगे 2.5% से आपका यहाँ पर 3.75% इसमें कार्बन पाया जाता है। किसमें? ग्रे कास्ट आयरन में। देखेंगे आप जब लेथ मशीन को जब देखेंगे आप, तो आपको एक राइट में आपको टेल स्टॉक दिखाई देगा, जिसे बोलते हैं डेड सेंटर, बोलते हैं डेड सेंटर। मतलब इसमें ये फिक्स रहता है। क्या रहता है? ये फिक्स रहता है। आपका हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक में इससे दोस्तों इसको लाइव सेंटर बोलते हैं। लाइफ में जिंदा है, क्यों? इसमें मोटर मैकेनिज्म अगर लगे रहते हैं, ये घूमता रहता है। ये जो चक होते हैं ना, जो चक होते हैं आपका 3 जा चक होता है और एक होता है 4 जा चक होता है। तो दोस्तों इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। 3 जा चक को सेल्फ सेंट्रिक चक कहते हैं। इसमें 3 चक होते हैं। ठीक है, ये घुमाएंगे तो तीनों घूमते हैं एक साथ। 4 जा चक में क्या होते हैं? ये 4 इसमें जबड़े होते हैं। ठीक है, इसमें अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए 4 जा चक का उपयोग हम लोग किया जाता है। तो इसके विषय में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, नीचे आपको दिखाई देगा। तो आप देखेंगे, बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर टेल स्टॉक की डेड सेंटर की, फिक्स रहता है। देखेंगे इसका ये हैंडल होता है। ये हैंडल क्या करता है? इसको स्लाइड कराता है। जो आपका गाइड वे यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा, ये इसी के सामने क्या होगा? ये आगे पीछे मूवमेंट करता है। ये फिक्स रहता है। ये इसको फिक्स भी कर सकते हैं, आगे पीछे घुमा सकते हैं इस हैंडल के सहायता से। दोस्तों ये आपका जो डेड सेंटर है, जो टेल स्टॉक है, इसमें टूल पकड़ने काम करता है, क्योंकि जॉब पकड़ने का काम ये करता है। ध्यान देंगे, इसमें जॉब आपका होल्ड किया जाता है चक में। और आपका जो डेड सेंटर है, डेड सेंटर में आप ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग जो ऑपरेशन होते हैं, थ्रेडिंग, तो यह इसमें इसी के अंदर आप उसको फिट करेंगे टूल्स को। और आप देखेंगे ये देखेंगे ये चीज़ जो लीड स्क्रू होता है, इसमें हाफ नट का उपयोग करके हम लोग थ्रेडिंग, चूड़ी काटने में इसका काम हम लोग करेंगे। ये आपका कैरेज है। ये परपेंडिकुलर क्या करता है? ये स्लाइड करता है, ये आगे पीछे घूमेगा ये। ठीक है भाई। अब इसी के ऊपर ये सैडल है। सैडल के ऊपर क्या होता है? आपका ये टूल पोस्ट होता है। टूल पोस्ट के ऊपर आपका टूल होल्डर है। टूल होल्डर में टूल लगे होते हैं। 4 टूल एक साथ हम लोग फिक्स कर सकते हैं अपनी टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, और ये भी आगे पीछे करेगा ये भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये हैंडल इसका दिया गया है। तो आइए चलते हैं, इस पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उसके विषय में डिटेल्स में चर्चा किया जाएगा। आप बिल्कुल मन घबराइए। देखेंगे लेथ मशीन है, इसके विषय में वही सब कुछ है। आप लोगों को पता है लेथ मशीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है भाई। इसका उपयोग वर्क पीस को घुमा कर, मैंने पहले बोला मोटर लगा रहता है और घुमाता रहता है। ठीक है, उसको काटने, आकार देने में और फिनिश करने में इसका मुख्य कार्य किया जाता है।
आगे चलेंगे बेड। हाँ, इसका जो मुख्य होता है बेड, बेड के ही ऊपर इसके इतने कंपोनेंट है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, सैडल, कैरेज, टूल पोस्ट, जितने भी है लीड स्क्रू, सब बेड पर ही स्थिर रहते हैं। अब बेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेड से ही सवाल पूछता है कि जो आपका लेथ मशीन का बेड किसका बना होता है, आप बताएंगे ये आपका कास्ट आयरन का बना होता है। ध्यान देंगे आप लोग, कास्ट आयरन से ही क्यों बना होता है, ज़रा ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें मेलेबिलिटी क्वालिटी काफ़ी कम होती है। मेलेबिलिटी समझ रहे हैं, जिसे पीट कर पतले चादर के रूप में फैलाना है, मेलेबिलिटी कहलाती है। जैसे इसके ऊपर हम हैमर से हिट करेंगे ना, ये क्या होता है, भंगुर होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है दोस्तों, ये डिवाइड हो जाता है इसके अंदर। लेकिन एक बेहतर क्वालिटी होती है, वो डैम्पिंग को एब्जॉर्ब करता है। डैम्पिंग क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग कटिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग कोई ऑपरेशन करते हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है किसके अंदर, आपके लेथ मशीन के अंदर। तो उसका जो बेड होता है कास्ट आयरन का, उस झटकों को सूखने का कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। इसका जो कच्चा लोहा वही कास्ट आयरन का बनाया जाता है। यदि आप अभी नए हैं और आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ऊपर एक मेरा नंबर दिया गया था, आप मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 879919, हाँ ये 19 रहेगा, 8799191206 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो मैसेज करेंगे, ठीक है, उनको एक PDF मिल जाएगा। आगे चलेंगे, देखेंगे। अब कह रहा है कि बेड के ऊपर हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार से स्लाइड भी करते रहते हैं। ऊपर आपको मैंने बताया हेड स्टॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको हेड स्टॉक को लाइव सेंटर बोलते हैं। इसी में मोटर मैकेनिज्म वगैरह, पुली वगैरह, गियर्स वगैरह लगे रहते हैं, और इसी में चक हम लोग लगाते हैं, 3 या 4 चक लगाते हैं जॉब को पकड़ने के लिए, ठीक है। अब देखेंगे यह लेथ के बाईं ओर से स्थित होता है, आपको मैंने पहले बताया। इसमें स्पिंडल, गियर बॉक्स, मोटर, देखिए आपको मैंने बताया, सारे मैकेनिज्म इसमें हेड स्टॉक में लगे रहते हैं। यह वर्कपीस को घुमाने, रोटेट करने के लिए पावर प्रदान करता है और स्पीड को नियंत्रित करता है। क्या, आपका हेड स्टॉक। और उससे कहीं इंपॉर्टेंट है टेल स्टॉक, क्योंकि टेल स्टॉक मैंने बताया कि इसमें टूल को होल्ड किया जाता है। और आपका जो हेड स्टॉक होता है ये लाइव होता है। डेड स्टॉक क्या होता है, डेड स्टॉक और टेल स्टॉक होता है। और आप लोग भाई टेल स्टॉक को हम लोग आगे पीछे मूव करा सकते हैं। ये लंबे जाब को सहारा देने में भी कार्य करता है, लेकिन पतला लंबा जाब रहेगा तो उसको सहारा देने के लिए उसको हम लोग स्टेडी रेस्ट का उपयोग करते हैं। इसे ध्यान देंगे, आगे आप लोगों को एक एक पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये टेल स्टॉक के विषय में बात हो रही है, तो अब इसका ऑपरेशन में इसकी मुख्य भूमिका क्या क्या है, इसके ऊपर हम लोग जिक्र करेंगे। कराए कि यह बेड के दाईं ओर स्थित रहता है, बिल्कुल सही है। और बेड पर स्लाइड कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले बताया भाई। यह लंबी वर्कपीस को दूसरे सिरे से सपोर्ट देने में काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डबल स्टार है, ये पूछ सकता है कि आपके जो टेल स्टॉक का मुख्य कार्य क्या है, तो लंबे वर्कपीस को सहारा देने के लिए काम करता है। अब देखेंगे, और उससे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दे दिया है, इसमें ड्रिलिंग, रिमिंग जैसे कार्यों के लिए टूल, जैसे यहाँ ड्रिल चक भी लगाए जा सकते हैं। समझ रहे हैं, मैंने पहले बोला कि ये टूल्स को होल्ड करता है, क्योंकि आपका जो हेड स्टॉक है ना, वह जॉब को पकड़ता है। जॉब को किसमें आपको होल करना है, ड्रिल करना है, वो उसको पकड़ता है। कौन, आपका हेड स्टॉक। लेकिन जो टूल होते हैं ना, टूल को कौन पकड़ता है, आपका यहाँ पर ये टेल स्टॉक पकड़ता है। उम्मीद करते हैं आप एकदम क्लियर पढ़ रहे हैं। अब कह रहा है टेल स्टॉक और वर्कपीस को सहारा देने में इसकी भूमिका बहुत है, बिल्कुल। अब कह रहा है लेथ का टेल स्टॉक हेड स्टॉक के ठीक सामने स्थित रहते हैं, एकदम सीधी रेखा में रहते हैं भाई, ये भी जानते रहिए, बिल्कुल यही तो कह रहा है। और लंबी सामग्रियों को सहारा देने में सहायता प्रदान करते हैं। इसका सामान्यतया उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है, ठीक है। लंबे वर्कपीस को सहारा देना बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ड्रिल चक जैसे औजारों को पकड़ना, वेरी गुड। सटीक कटाई प्राप्त करने और उपकरणों के घिसाव को रोकने के लिए, बिल्कुल भाई। अगर हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच उचित संरेखण आवश्यक है। संरेखण मतलब एक ही रेखा में रहना उनका बहुत आवश्यक है। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ टेल स्टॉक के विषय में है, ठीक है। ये चीज़ें ऐड की गई है, तो आप लोगों को पहले मैंने बताया, ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों ने पढ़ चुका है। देखेंगे वहीं कह रहा है कि ड्रिलिंग, रिमिंग है, एक बार देख ही लेते हैं। कह रहा है सेंटर सपोर्ट लंबे वर्कपीस को सपोर्ट करता है टेल स्टॉक। ड्रिलिंग टेल स्टॉक में ड्रिल चक को लगाकर होल्ड करना, क्योंकि आप ड्रिल चक लगाएंगे तो उसके अंदर क्या होता है भाई, अपना ड्रिल फिट हो जाएगा, किसमें, आपके टेल स्टॉक में। आपका रिमिंग देखिए, रिमिंग होता क्या है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, डी फॉर ड्रिलिंग, उसके बाद बी फॉर बोरिंग, उसके बाद क्या होता है आर फॉर रिमिंग,
बट उसके बाद क्या करते हैं, TH थ्रेडिंग करते हैं। ड्रिलिंग मतलब किसी जॉब के अंदर होल करना, बोरिंग होल किए गए साइज को बड़ा करना बोरिंग कहलाता है। और रिमिंग क्या होता है, रिमिंग माने जो आपने होल किया है उसको चिकना साफ करना, ठीक है, स्मूथ करना उस होल को, उसके लिए हम लोग रिमिंग प्रोसेस करते हैं। रिमिंग के लिए एक रिमर होता है, वो मल्टी टूल होता है, ठीक है, बहुत सारे दांते कटे रहते हैं। लास्ट में क्या होता है दोस्तों, थ्रेडिंग होता है। इंटरनल थ्रेडिंग के लिए हम लोग, आपको पता है, टैप का यूज करते हैं आंतरिक चूड़ी काटने के लिए। बाह्य चूड़ी काटने के लिए हम लोग डाई का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, काउंटर सिंकिंग की बात करेंगे। देखिए ना, काउंटर सिंकिंग क्या होता है कि होल के ऊपर अपना ना एक कोन के आकार का, समझ रहे हैं, किसके, शंकु के आकार का, ठीक है, शेप देना ही क्या क्या कहलाता है, काउंटर सिंकिंग कहलाता है। और उसी प्रकार काउंटर बोरिंग की बात करें, काउंटर बोरिंग मतलब देखेंगे ये इस शेप में आपने होल किया है, समझ रहे हैं, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा साइज को यहाँ पर बढ़ा दिया गया, यहाँ भी होल हुआ। अगर इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बोल्ट डालेंगे, ठीक है भाई, तो मतलब किए गए होल के ऊपरी सिरों को बढ़ाना ही क्या क्या कहलाता है, आपका काउंटर बोरिंग कहलाता है। देखेंगे होल के ऊपरी भाग को बड़ा करना है, ये काउंटर बोरिंग कहलाता है। कि बोल्ट डालेंगे तो बोल्ट के ऊपर जो उसका हेड होता है ना, वो उसमें आसानी से फिट हो सके। देखेंगे, आप देखेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने दोस्तों उसके हेड स्टैक, टेल स्टैक के विषय में पढ़ा। हम लोग कैरिज के विषय में पढ़ेंगे। कैरिज में ना बहुत सारे उसके जितने ऊपर के सब हों, जितने पार्ट कंपोनेंट हैं, उनके सभी का एक मिश्रण, एक सहयोग होता है, वही कैरिज कहलाता है। उसमें सब कुछ लगा रहता है। देखेंगे आपका टूल पोस्ट में टूल होल्डर लगा रहेगा, टूल होल्डर में आप टूल लगाएंगे, वहीं चार टूल अपने आवश्यकता के अनुसार। कंपाउंड रेस्ट रहता है, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर ही आपका टूल पोस्ट फिट किया जाता है। और ये आपका ये क्या है, ये आपका क्रॉस स्लाइड है भाई, इसी के ऊपर ये गाइड वे रहता है, इसी ऊपर ये क्या, ये हैंडल घुमाएंगे ना तो ये क्या करेगा, मूव करता रहता है, ठीक है। और आपका हाफ नट लीवर है, ये आपका लीड स्क्रू में हाफ नट का उपयोग करके हम लोग थ्रेडिंग करते हैं। तो आगे चलते हैं, देखेंगे लेथ मशीन में कैरेज, ठीक है। अब कैरेज में अब कह रहा है कि कैरेज वह असेंबली है जो कटिंग टूल को जाप के एलोंग क्रॉस नियंत्रित से चलाती है और लेथ बेड पर स्थित रहती है। आपको बार बार बता रहा हूँ मैं। अब कह रहा है कैरेज के जो मुख्य पार्ट हैं उसके भी विषय में हम लोग चर्चा कर लेंगे। सैडल बेड पर चलता है और कैरेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। सैडल क्या करता है भाई, या कैरेज को सपोर्ट करता है। कैरेज के नीचे, बेड के ऊपर और कैरेज के नीचे वाले भाग को ही सैडल करते हैं। ऊपर पिक्चर में है, हम PDF भेज देंगे, आप लोग देख लेंगे बार बार, ठीक है। और क्रॉस स्लाइड भाई सब आप देखते हैं, क्रॉस स्लाइड परपेंडिकुलर, वहीं तो कह रहा है कटिंग टूल को जाप के एक्सिस भाई आगे पीछे चलाना है, वहीं होता है क्रॉस स्लाइड। कंपाउंड रेस्ट, अब भाई कंपाउंड रेस्ट के ही ऊपर तो है सब कुछ आपका टूल वगैरह, वहीं कह रहा है टूल को कोल पर सेट करके टेपर टर्निंग आदि में सहायता करता है। टेपर टर्निंग क्या होता है, टेपर टर्निंग यदि कोई इस प्रकार से आपका जॉब है और आपने टेपर करते करते उसके व्यास को कम कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे ये यहाँ ऐसे हो गया, ये एक साफ क्लीन बना रहा हूँ फोटो, देखेंगे ऐसे। अब देख टेपर टर्निंग, देखेंगे यहाँ पर इसका व्यास कुछ और था, अगर मान लो ये 40 mm है तो ये आपका 10 mm दिख रहा है, समझ रहे हैं, तो वही होता है टेपर हो गया। ये मैंने एक लगातार ऐसे शेप में बनाना है कि व्यास में कमी हो जाए, टेपर टर्निंग कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये क्लास आपके एक बहुत ज्ञानवर्धक है भाई, ध्यान देंगे। अब टूल पोस्ट क्या होता है, कटिंग टूल को मजबूती से पकड़ना टूल पोस्ट का काम है। एप्रॉन क्या मुख्य कार्य क्या है भाई, एप्रॉन जो होता है कटिंग वगैरह के नीचे जो चिप्स वगैरह इकट्ठे होते हैं वो एप्रॉन में ही इकट्ठे होते हैं, उसे भी आप लोग ध्यान देंगे। इसमें फीड मैकेनिज्म और कंट्रोल लीवर्स भी लगे रहते हैं, ठीक है। अब कह रहा कैरेज हैंड व्हील भाई वही है, उसको कैरेज को तो मैनुअली और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन देना हैंड व्हील का कार्य है, और ये लॉक भी हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग सैडल के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है, हम देखेंगे क्रॉस स्लाइड। अब कह रहा है क्रॉस स्लाइड कटिंग टूल, जो आपका यह क्रॉस स्लाइड कटिंग टूल को वर्कपीस की ओर या उससे दूर, ये आपका क्रॉस स्लाइड मैंने बताया है भाई। कह रहा है कटिंग टूल को वर्कपीस की ओर या उससे लंबवत दूरी में मूव कराता है क्रॉस स्लाइड। अब कह रहा है क्रॉस स्लाइड का मुख्य कार्य जो कह रहा है कटिंग टूल को वर्कपीस के एक्सिस परपेंडिकुलर दिशा में आगे पीछे करना, ठीक है। ये लग रहा है कि डबल बार हो चुका है तो घबराने वाली बात नहीं है।
मुख्य कार्य वही है। फिशिंग ऑपरेशन में कटिंग टूल डेप्थ ऑफ कट इसको क्या करता है, तो निर्धारित करता है ये, और करा कि जॉब को टूल को जॉब के अंदर या बाहर ले जाया जाता है क्रॉस स्लाइड के अंदर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर उसके एक्स के एकदम सामने क्या करता है, ये मूव कराता है, फीड भी देता है ये, क्योंकि देखेंगे फीड, देखेंगे ना आप क्रॉस फीड, टर्निंग के दौरान आवश्यक क्रॉस फीड देता है ये। अब देखेंगे कि ये भाई कंपाउंड रेस्ट टिपर टर्निंग हो चुका है, यहाँ देखें, हाँ अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे टूल पोस्ट, इसमें कटिंग टूल को मजबूती से क्लैंप किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर ये आपका टूल पोस्ट है, ये देख रहे हैं ना, यही सब इसको लॉक करते हैं भाई टूल को। ये आपका लाइफ सेंटर है, आपका ये आपका डेड सेंटर है। लाइफ सेंटर मतलब हेड स्टॉक, डेड सेंटर मतलब क्या होगा, टेल स्टॉक। ये इसको फीड करता है, फीड इसको देगा, ये आगे पीछे मूव करेगा, ये सीधे, ये आपका जो गाइड वे है ना, ये सीधे उड़कर यहाँ चला आएगा, ध्यान देंगे। ये डेड सेंटर होता है, ये पतले, और दोनों क्या हो, दोनों एकदम सेंटर में रहेंगे भाई, दोनों संरेखण एकदम एक रेखा में, संरेखी रहेंगे, एक रेखा में रहेंगे, और दोनों क्या करते हैं, लंबे जॉब को सहारा देने के लिए भी इनका मुख्य कार्य किया जाता है। और इसी के अंदर हम लोग ड्रिल, अपना रिमर, तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डेड सेंटर में फिक्स करते हैं। और ये आपका क्या, आपका लेड स्क्रू है, चूड़ी उड़ी काटने में काम देता है, बात हो चुकी है। आपका टूल पोस्ट का कार्य मोस्ट इम्पोर्टेंट, टूल पोस्ट लेथ मशीन के कैरिज पर लगा हुआ वह भाग है जिसे कटिंग टूल को मजबूती से पकड़कर सही पोजीशन और हाइट पर सेट किया जाता है। कटिंग टूल को होल्ड करना, ठीक है, टूल को सही हाइट पर सेट करना, भाई ऊंचाई कैसा है, ठीक है, ऊपर नीचे, टूल को सही पोजीशन एंगल पर रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आकार टर्निंग, फेसिंग, थ्रेडिंग और आदि पोजीशन के दौरान टूल को मजबूती से सपोर्ट करना है मुख्य कार्य किसका है भाई, यहाँ पर टूल पोस्ट का कार्य है। लीड स्क्रू मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लीड स्क्रू, नोट करते रहिए आप लोग। यह एक लंबे थ्रेड शाफ्ट होता है जो बीट के साथ साथ चलता है, नीचे दिखाया था आपको, ऊपर भी दिखाया था। इसका मुख्य कार्य थ्रेड कटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डबल स्टार है ये। थ्रेड कटिंग के दौरान कैरेज को सटीक गति से आगे बढ़ाता है। थ्रेड कटिंग को कैरेज को लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट देना इसका कार्य है। अब करा अलग अलग पिच के थ्रेड बनाने में सहायता करता है। ऐसा होता है ना भाई, कुछ थ्रेड जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है, पतले पतले होते हैं, उनके बीच जो पिच होती है उनकी डिस्टेंस कम होती है। कुछ जो थ्रेड बड़े बड़े होते हैं वो मजबूत होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग जो है लीड स्क्रू पर करते हैं। अब हाफ नट मोस्ट इम्पोर्टेंट, डबल स्टार करके लिख लेंगे। हाफ नट मैकेनिज्म के माध्यम से कैरेज को लीड स्क्रू से जोड़ता है, इसका उपयोग थ्रेड कटिंग में किया जाता है। फीड रॉड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फीड रॉड क्या है देखेंगे, यह बेड के समांतर लगी होती है, ठीक है। फीड रॉड, इसका काम सामान्य टर्निंग ऑपरेशन के दौरान कैरेज को स्वचालित रूप से फीड गति देता है। फीड रॉड समझ रहे हैं आप लोग। टर्निंग ऑपरेशन के दौरान कैरेज को, आपके कैरेज के ही ऊपर तो सब कुछ लगा रहता है, कैरेज के ऊपर ही अपना टूल होल्डर, कंपाउंड रेस्ट, सैडल, ये कैरेज के ही ऊपर रहते हैं, तो वही कारण को फीड गति देना ही फीड रॉड का काम है। आपका रहा कि ऑटोमेटिक लॉन्गिट्यूडनल फीड देना, टूल को जॉब के साथ चलाना, ये ऑटोमेटिक भी मूव करता रहता है यदि आप उसको लॉक नहीं करेंगे तो। टर्निंग, फेसिंग आदि ऑपरेशन में निश्चित फीड रेट बनाए रखना, निश्चित रहेगा, फिक्स। अब देखेंगे आप लोग, फीड मैकेनिज्म के माध्यम से एप्रॉन को पावर देता है, ठीक है भाई। एप्रॉन आपको ऊपर दिखाया गया, एप्रॉन। चक मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे चक, जॉब को पकड़ना, क्लैंप करना चक का कार्य है। जॉब को स्पिंडल के साथ रोटेट कराना भी चक का काम है। टर्निंग, फेसिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग आदि ऑपरेशन के लिए जॉब को सपोर्ट करना चक का कार्य है। करा अलग अलग आकार के जॉब को पकड़ने में सुविधा देना भी चक का कार्य है। कुछ चक्स को जॉब के एक्यूरेटली सेंटर करने की सुविधा होती है, ठीक है, जैसे फोर्जा चक।
अब देखेंगे यह हेड स्टॉक स्पिंडल पर लगा होता है, बहुत बिल्कुल सही, हेड स्टॉक पर लाइव सेंटर पर लगा रहता है चक। इसका काम वर्कपीस को मजबूती से पकड़ना और घुमाना है, बिल्कुल सही है। यह 3 जा और 4 जा प्रकार का हो सकता है, 3 जबड़ा और 4 जबड़ा वाला चक। देखेंगे यहाँ पर 3 जबड़ा वाला चक दिखाई दे रहा होगा आपको, देखेंगे ना, ये आपका 1 जा हो गया, ये 2 जा, ये आपका 3 जा होता है। इसे ऑटोमेटिक सेंटरिंग चक कहते हैं। एक और टाइट करेंगे तो एक साथ तीनों टाइट होते हैं, टाइम की बचत होती है। लेकिन इससे आप देखेंगे गोलाकार आपके जो सिलेंडर के आकार के होंगे वही जॉब को पकड़ने में इसका काम किया जाता है। टेढ़े मेढ़े जॉब को आप 3 जा चक में नहीं पकड़ सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। अगर होल्डिंग द वर्कपीस को पकड़ना, देखेंगे यहाँ पर लिखा है भाई 3 जा चक गोल या हेक्सागोनल आकार के वर्कपीस को मजबूती से पकड़ता है। याद रखना है कैसा गोलाकार है, हेक्सागोनल आकार का, ठीक है। सेल्फ सेंटरिंग स्वतः केंद्रीकरण, तीनों जा एक ही समय पर बराबर गति से आगे पीछे होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिससे वर्कपीस अपने आप मशीन के केंद्र एक्सिस पर सेट हो जाता है, इसे अलग से सेंटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखेंगे ये 4 जा चक हो गया भाई, इसे 4 जबड़ा चक यही है। 4 जा चक के प्रमुख कार्य, 4 जा चक 4 जा चक लेथ मशीन के जॉब को पकड़ने और सही स्थिति में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये 4 जा चक जॉब को मजबूती से पकड़ना, करा गोल, चौकोर, आयताकार, अनियमित आकार, बस समझ लीजिए सब प्रकार के इसमें जॉब पकड़े जाएंगे। स्वतंत्र रूप से जॉब को सेट करना, चारों जॉब स्वतंत्र रूप से होते हैं, आगे पीछे किए सकते हैं, बिल्कुल। 3 जा चक में क्या था, एक किसी एक को टाइट कर हम लोग कर रहे थे, तीनों जबड़े साथ टाइट हो रहे थे, तीनों साथ खुलेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें चारों स्वतंत्र होते हैं, हम अपने हिसाब से करिए, लेकिन ये टाइम टेकन है भाई, टाइम समय लेता है ये सेट होने में। जॉब की सेंटरिंग करना, जॉब को सही सेंटर पर सेट किया जा सकता है। अकरा के ऑफ सेंटर है यहाँ पर एक्सेंट्रिक जॉब पकड़ना है, एक्सेंट्रिक टर्निंग के लिए जॉब को जानबूझकर सेंटर से हटाकर सेट किया जा सकता है, ठीक है भाई। एक्सेंट्रिक मतलब समझ रहे हैं आप लोग, उसको सेंटर में यदि आपको नहीं लेना है तो भी आप इससे पकड़ सकते हैं। और आप जो अपना टूल पोस्ट है, क्योंकि वो अपने आगे पीछे है, परपेंडिकुलर क्या होता है वो स्लाइड होता है, तो उस भी फेस में हम लोग 4 जा चक का यूज करते हैं, लेकिन सेंटर में होना चाहिए। किसके, आपका हेड स्टॉक जो है आपके डेड सेंटर टेल स्टॉक के सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल संरेखी होनी चाहिए। लेकिन ये बोल रहा है कि कुछ ऐसा भी ऑपरेशन करना हो जो कि ऑफ सेंटर हो, जो सेंटर में ना हो, तो उस हिसाब से भी हम लोग इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि फ्री रहते हैं ना। इसको तीनों चारों जबड़े क्या होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। आगे देखेंगे अनियमित आकार के जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब को पकड़ना। जिन जॉब को 3 जा चक में आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता है, उन्हें 4 जा चक में पकड़ा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जॉब की अधिक सटीक सेटिंग डायल इंडिकेटर की सहायता से, हाँ पूछता है भाई, डायल किस इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है 4 जा चक में सेंटरिंग के लिए, आप क्या बताएंगे, यहाँ पर डायल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है सेंटरिंग के लिए। भारी जॉब पकड़ना, मजबूत ग्रिपिंग के कारण और भारी जॉब के लिए उपयोग होता है 4 जा चक। देखेंगे स्पिंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पिंडल आपके हेड स्टॉक की तरफ आपका स्थित रहता है। स्पिंडल यह हेड स्टॉक के अंदर घूमने वाला शाफ्ट होता है, देखेंगे लिखा हुआ है। यह मोटर से पावर लेकर चक और वर्कपीस को घुमाता है स्पिंडल। एक एक चीज़ है, स्पिंडल के प्रमुख कार्य देखेंगे यहाँ पर है भाई। चक को घुमाना, स्पिंडल के द्वारा चक उसमें लगा जॉब घूमता है, जॉब को रोटेशन देना। कटिंग ऑपरेशन के दौरान जॉब को आवश्यक गति प्रदान करता है। पावर को ट्रांसमिट करना, मोटर से प्राप्त पावर को चक जॉब तक पहुंचाता है। कौन, स्पिंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर स्पिंडल नहीं रहेगा तो अपना चक नहीं घूम सकता, चक नहीं घूम सकता तो कटाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपना टूल जो होता है, इसमें देखेंगे होता क्या है, लेथ मशीन में टूल स्थिर रहता है और अपना जो जॉब है ना वहीं घूमता है चक के साथ, ध्यान देंगे। तो दोस्तों 24 मिनट की क्लास हो गई है, एक भी सेकेंड आपसे बात नहीं की गई है। यहाँ पर बेहतरीन क्लास चलाई जाती है, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए। रिस्पांस बढ़िया है, एक लाइक करिएगा। आप यदि चैनल से जुड़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको किसी प्रकार का नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर मेरा है 8799191206 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब कह रहा है अलग अलग स्पीड देना, स्पिंडल स्पीड बदल कर अलग अलग मैकेनिज्म ऑपरेशन किए जाते हैं। चक यहाँ पर फेस प्लेट और को सपोर्ट देना, चक फेस प्लेट आदि को स्पिंडल पर लगाया जाता है, ठीक है। थ्रेड कटिंग में सहायता,
लीड स्क्रू के साथ उचित संबंध बनाकर थ्रेड कटिंग में स्पिंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या यहाँ पर टेपर्ड होल का उपयोग, कई लेथ स्पिंडल में अंदर मोर्स टेपर होते हैं, जैसे जिसमें कुछ प्रकार के टूल्स और सेंटर्स लगाए जा सकते हैं। साइन के ऊपर देखेंगे, जब हम लोग टूल देखेंगे तो टूल का बॉडी होता है, बॉडी के ऊपर अपना देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको सैंक कहते हैं। सैंक को ही हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिल होल्डर में हम लोग ड्रिल को पकड़ते हैं, और बीच में कॉलर होता है जिसका डाया कम होता है। तो वहीं जो सैंक वाला भाग होता है ना, सैंक कुछ इस प्रकार से टेपर रहता है, इस प्रकार से, मतलब इतना नहीं रहेगा भाई, ये देखेंगे इस, मतलब ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे, और ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ये कॉलर होता है, ठीक है, और फिर ये थोड़ा सा साइज में बढ़ेगा, फिर ये ऐसे ऐसे रहेगा आपका, क्या रहेगा आपका, ये आपका ड्रिल, आपका ऐसे ये बनेगा ड्रिल। तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है सैंक कहते हैं इसी को, ठीक है, ये इसी पर मोर्स टेपर होता है। बात को समझाना था कि मोर्स टेपर क्या है दोस्तों, यही होता है मोर्स टेपर। अब देखेंगे आप लोग, करा गियर बॉक्स, ये भाई इसके सभी पार्ट की इसमें बात हो रही है, इसके सभी ये पार्ट हैं, ये स्पिंडल को स्पीड बदलने में, कम ज़्यादा करने में का कार्य करता है, ताकि अलग अलग सामग्री और ऑपरेशन के अनुसार स्पीड सेट किया जा सके। ये टूल पोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, देखेंगे ये यहाँ पर ना, ये हम लोग टूल डालेंगे और यहाँ के पर इसको घुमाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, टूल के नीचे इसको टाइट करके बांध के रखता है ये। और यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से है ये, इसमें कटिंग टूल को कसकर पकड़ा जाता है ताकि ये वर्कपीस को सही तरीके से काट सके। इसकी ऊंचाई और एंगल को एडजस्ट किया जा सकता है। अब देखेंगे लेग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मशीन के अंदर सबसे नीचे लगा रहता है, नीचे, वहीं लेग माने पैर यार, जैसे हमारा आपका पैर, सिर हमारा ऊपर है, पैर नीचे है, तो इस वहीं लेग है, पैर काट दिया जाए तो क्या होगा, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वहीं हो, लेग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका कास्ट आयरन का बना होता है, यह मशीन के सबसे नीचे लगे होते हैं और पूरी मशीन के भार को सहारा देता है। इसके अंदर कूलेंट रखने की जगह भी होती है, ठीक है, कूलेंट आपको मैंने बताया। आप यदि एल्युमिनियम की, यदि आप किसका भाई, एल्युमिनियम की यदि आप ड्रिलिंग बोरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कूलेंट आपका केरोसिन होगा। क्या होगा भाई, आपका केरोसिन होगा। और यदि आप स्टील की कर रहे हैं, किसकी, स्टील की बोरिंग, रिमिंग, ड्रिमिंग जो भी कर रहे हैं, तो सोल्यूबल आयल होता है। क्या होता है आपका, सोल्यूबल आयल होता है। उसी प्रकार यदि कास्ट आयरन का यदि आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग बोरिंग जो भी ऑपरेशन, तो उसका जो कूलेंट नहीं यूज होता है, उसमें एयर यूज होता है। ध्यान देंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों को मैंने बताया। ये हैंड व्हील है, कैरिज क्रॉस स्लाइड टेलिस्टॉक को मैनुअली मूव कराने की इस्तेमाल होता है। हैंड व्हील कितना बार बात हुआ है भाई। अब लेथ मशीन के मुख्य भाग, लेथ मशीन पर होने वाले ये हो गए। अब देखेंगे लेथ मशीन पर होने वाले सभी ऑपरेशन, अब इसमें क्या क्या काम होता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टर्निंग, देखेंगे ये टर्निंग हो रहा है। टर्निंग यही होता है कि यदि इसका जो डाया है, ठीक है, पहले जो भी डाया था उसको कम कर रहा है कटिंग करके ना, ये यही प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर इसका डाया कुछ अधिक है, जब ये छिलाई कर रहा था, क्या इधर डाया हो गया, कम हो गया, तो ये होता है टर्निंग करना, सही शेप में लाना, यही होता है आपका टर्निंग। आगे चलेंगे, अब देखेंगे करा वर्कपीस के बाहरी व्यास को कम, वही मैंने बोला बाहरी व्यास कम करके बेलनाकार सिलेंडर आकार देना, इसके भी प्रकार हैं। स्ट्रेट टर्निंग, सीधा बेलनाकार आकार देना, स्ट्रेट टर्निंग। टेपर टर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कपीस को शंकु कोण का आकार देना टेपर टर्निंग कहलाता है। अगर देखेंगे तो टेपर टर्निंग कुछ ऐसे रहेगा आपका, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक 20 mm का डाया होगा, तो ये आपका देखेंगे ये 5 mm का डाया होगा, तो ये होता है टेपर टर्निंग। आगे देखेंगे स्टेप टर्निंग, अलग अलग व्यास को स्टेप टर्निंग कहा जाता है। अलग अलग व्यास, ऐसे आप लोग ऐसे बना दिए, यहाँ पर ये, यहाँ पर ऐसे रहेंगे, ये मतलब ये इस तरीके से ऊपर से माल ही नहीं रहेगा, ये इतना ही रहेगा। तो ये हम लोग जो है ये मैकेनिज्म आपका, आप देखेंगे तो जो क्रेन होते हैं, क्रेन में ऐसे मैकेनिज्म का यूज होता है, इस स्टेप टर्निंग का, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो एक ही शाफ्ट रहता है, लेकिन उसमें जो हम बाहरी शाफ्ट फिट करते हैं उसके डाया अधिक होते हैं, कम होते हैं,
तो इस प्रकार से शाफ्ट को फीड होने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हो सकता है कि हमने इतना कर दिया माल, मतलब पूरा माल हटा दिया, तो ये सिर्फ इतना ही डाया रहेगा, तो ऐसा रहता है वो। आगे चलते हैं, फेसिंग। फेस देखेंगे, ये ही आपका फेसिंग है, ये आपका फेस होता है, ये फेस होता है। तो इसी को क्या करता है, एकदम प्लेन कर रहा है, सिलेंडर का आकार कर रहा है ये। लेकिन यहाँ देखें फेसिंग है, फेसिंग आपस में कटिंग टूल वर्कपीस के छोर की सतह पर लगाया जाता है ताकि एक सपाट समतल, आपको मैंने बोला वहीं एकदम प्लेन, ये एक आपका समतल हो, एकदम प्लेन हो, वहीं होता है आपका फेस कटिंग। तो ये सब ऑपरेशन होते हैं। वर्कपीस के सिरे करा कि इंड फेस को समतल, फ्लैट और चिकना बनाना। वर्कपीस का बाहरी व्यास कम करके उसे समान व्यास का बेलनाकार बनाया जाता है, उपयोग सॉफ्ट पिन, बुश आदि बनाने के लिए। आगे देखें, ड्रिलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ड्रिलिंग यही है, ड्रिलिंग। अब देखेंगे ये आपका जा है, ये जबड़ा है, ये 4 जा चक है आपका, ठीक है। इसी में क्या किए, ये आपका ये सॉफ्ट है, इसी को जॉब बोलते हैं, जॉब, ठीक है, ये जॉब बोलते हैं। ये रोटरी मोशन, ये घूमेगा। ये क्या आपका, ये डेड सेंटर है, ये डेड सेंटर क्या आपका, ये टेल स्टैक, ये लिखा है टेल स्टैक, देखेंगे क्लियर एकदम, दूध का दूध, पानी अलग हो गया, पूरा क्लियर हो गया भाई यहाँ पर। ये आपका क्या है, ये आपका ड्रिल का चक है, ये ड्रिल का चक है। ड्रिल का चक को ड्रिल बीट से हम लोग टाइट करते हैं, देखिए दिया है यहाँ पर ड्रिल बीट, देखिए ड्रिल बीट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। ये चक में ड्रिल बीट, ये इसमें भी घाट होते हैं, पूरा से थ्रेडिंग रहती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वो स्लिप ना कर सके। तो इसी जॉब को देखेंगे, ये आप यही मैं कहना चाह रहा था कि आपका जो टेल स्टैक होता है, टेल स्टैक में हम लोग ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, टेपिंग सब करते हैं, ठीक है। उसके होल्डर रहते हैं, होल्डर में वह टूल्स लगाते हैं, और इधर हम लोग हेड स्टैक में जो भी जॉब में कुछ जो ऑपरेशन करना है उसको फिट करते हैं, घुमाते हैं, आपका ऑपरेशन यहाँ पर चालू हो जाता है। तो एक लाइक करिएगा आप लोग, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, ड्रिल को सामान्य देखेंगे, ड्रिल को सामान्यतः टेल स्टैक में लगाकर घुमाते हुए वर्कपीस में छेद बनाया जाता है। बोरिंग देखेंगे, ये है बोरिंग का। बोरिंग का मतलब क्या होता है, जो पहले ड्रिल हुआ है ना, देखिए ड्रिल हुआ था तो इसका साइज कम था, देखिए अब आप जब बोरिंग कर रहे हैं तो साइज बढ़ गई। माने पहले से जो ड्रिल हुआ, जो छेद हुआ है, उसके साइज को बढ़ाने का ऑपरेशन ही बोरिंग कहलाता है। समझ गए होंगे आप लोग। जैसे आप देखेंगे गांव वगैरह में सबमर्सिबल वगैरह की बोरिंग होती है, ठीक है। तो पहले तो उसके अंदर ड्रिल होता है, उसके बाद जैसे बोरिंग कराते हैं, आपने होल कराया है 4 इंच का, जैसे बोरिंग कराएंगे ना आप, तो उसका साइज को क्या होता है, मोटाई को बढ़ा दिया जाता है, 4 से 8 इंच हो जाता है, 9 इंच हो जाता है, आपके ऊपर है, ठीक है। तो पहले से बने छेद देखेंगे, यहाँ लिखा है, पहले से बने छेद को बड़ा करके उसका आंतरिक व्यास एक्यूरेसी सुधारी जाती है। काउंटर बोरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। काउंटर बोरिंग क्या होता है, आपने बोरिंग किया है, ऊपर वाले भाग का थोड़ा सा और चौड़ा कर दो बोरिंग, ठीक है, जिसमें आपका जो बोल्ट वगैरह कुछ पे उसका हेड उसमें आप आसानी से फिट हो सके। तो वहीं करा छेद के ऊपर हिस्से को बड़ा, कोई भी छेद किया गया है उसके ऊपर हिस्से को बड़ा करना, सिलेंडर करा बड़ा और सिलेंड्रिकल बनाया जाता है ताकि बोल्ट स्क्रू हेड अंदर बैठ सके। ये होता है आपका काउंटर बोरिंग, कई बार बता चुका हूँ यार। ये आपको शायद इधर पिक्चर भी दिखाई दे, समझ रहे हैं आप लोगों को शायद पिक्चर भी दिखाई दे, तो देखेंगे। काउंटर बोरिंग हो गया। काउंटर सिंकिंग आपका वही शंकु आकार, कोनिकल आकार का होल के ऊपर मुख पर कोनिकल आकार का शेप देना सिंकिंग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर रेसेस बनाए जाते हैं जिससे यहाँ पर काउंटर शंक स्क्रू की सतह पर ठीक से बैठ सके। रिमिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिमिंग भाई बोरिंग के बाद रिमिंग होती है, अपने कोई होल वगैरह है, ठीक है। ये आपका देखेंगे, ये आपका टेल स्टैक है, इसमें रिमर लगा हुआ है, आपका होल है, इसको देखिए वाइट कर दिया, एकदम फिनिश कर दिया। आपका जो भी होल है उसको फिनिश चमकीला करने के लिए रिमिंग किया जाता है। उसका जो टूल होता है उसको रिमर, देखिए यहाँ पर रिमर बोलते हैं। छेद की सतह को अधिक करा के छेद की सतह को और अधिक चिकना और सटीक साइज देना ही आपका रिमिंग कहलाता है। थ्रेडिंग देखेंगे, यहाँ पर थ्रेडिंग होता है भाई। ये वर्कपीस रोटेट, ये आपका चक है, ठीक है। चक में आपका ये जॉब है, ये यहाँ क्या कर रहा है, रोटेशन मोड में है, और यहाँ पर ये थ्रेड कटिंग चल रही है। आगे चलेंगे। थ्रेड कटिंग वर्कपीस की बाहरी या अंदरूनी सतह पर हो सकती है। स्क्रू थ्रेड काटा जा सकता है, ठीक है। इसके लिए सही या लीड पिच के अनुसार मशीन की फीड व्यवस्था
सेट किया जाती है। वो सब ऐसा मतलब आप ऐसा स्पीड उसमें सेट करते हैं ना कि जो पिच की साइज़ होती है वो बिल्कुल बराबर रहती है। वह लीड स्क्रू पर होता है। लेथ मशीन के नीचे मैंने दिखाया था जो लंबा सा चूड़ी कटा हुआ था, ठीक है, हाफ नट की सहायता से हम लोग चूड़ी काटते हैं। उसमें एक सही स्पीड देने के लिए उसमें उस स्पीड को फिक्स किया जाता है। इससे क्या होता है, जो पिच होता है ना, दो चूड़ियों के बीच जो गहराई होती है उसी को पिच कहते हैं। जो पिच की जो साइज होती है अगर 2-2 mm है तो 2-2 mm का ही गैप रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। ये होता है नर्लिंग। नर्लिंग देखेंगे जैसे आप हाथ में ग्रिप करने के लिए ये हाथ से पकड़ेंगे, इसमें यही ऑपरेशन होता है नर्लिंग, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर आप लोग इसको पकड़ेंगे तो एक खुरदरा टाइप का रहता है, यही होता है नर्लिंग। ग्रिपिंग जो है बहुत बेहतर हो जाता है, हाई हो जाता है। वर्कपीस की सतह पर नर्लिंग टूल की सहायता से उभरी हुई बनावट डायमंड या सीधी लाइन बनाई जाती है ताकि अच्छी पकड़ रहे। आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे वर्कपीस की सतह पर डायमंड या स्ट्रेट पैटर्न बनाया जाता है। यह सामान्यतः कटिंग नहीं बल्कि फॉर्मिंग ऑपरेशन है। ज़रा ध्यान देंगे, क्या यह फॉर्मिंग, क्योंकि इस पर शेप बनाए जाते हैं, ठीक है, डायमंड का शेप। उपयोग हैंडल, नॉब आदि अच्छी ग्रिप के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर पार्टिंग बेहतर चीज़ है भाई। यहाँ पर पार्टिंग, कट ऑफ पार्टिंग, लेथ मशीन पर होने वाले संचालन ऑपरेशन पार्टिंग ऑफ, माने कि इसको पार्टिंग ऑफ या कट ऑफ पार्टिंग कहते हैं। इस ऑपरेशन में वर्कपीस को 2 भागों में काटा जाता है, ठीक है भाई। उद्देश्य वर्कपीस को अलग करना, निश्चित लंबाई पर पार्ट काटना। उपयोग सॉफ्ट बुश, रिंग आदि अलग करना। यही सब जो उत्पादन में जहाँ डिमांड है, देखेंगे 2 पार्ट को यहाँ से काट दे रहा है। पार्ट भाई कहते हैं ना हमारा पार्ट बांट दो, तो वही हुआ, इसका जो बराबर पार्ट में क्या बांट दिया इसको। और बेहतर शेप में जो आपका यहाँ पर कटेगा ना, ये बिल्कुल सेफ आएगा, एकदम सिलिंड्रिकल के आकार का, उसमें कुछ नहीं दोबारा करना पड़ेगा ऑपरेशन आपको। वर्कपीस को काटकर मुख्य बार से अधिक किया जाता है, इसे कट ऑफ ऑपरेशन भी कहते हैं। वर्कपीस 2 टुकड़ों में काटना। अब देखेंगे चैम्फरिंग, कुछ भी छूटा नहीं है भाई। चैम्फरिंग का एंगल पूछ लेता है। वर्कपीस के किनारे एज 45 या किसी अन्य कोण पर छोटे कट देकर किनारा तोड़ा जाता है, ठीक है। और लेथ मशीन में करा दे रहा हूँ, लेथ मशीन से भी सवाल कराएंगे, ठीक है। ये तो अभी इसके ऑपरेशन है ना भाई, जो मेन क्वेश्चन है तो इसके बाद कराएंगे। आप तैयारी एकदम जोरदार होगी भाई। TDA वर्ल्ड से जुड़िए और अपने सपनों की जो एक सीट है ना उसको फिक्स करिए। ज़रा ध्यान देंगे कि रेलवे में एक लेटर आया है भाई, आप JEE में आप बन गए, JEE के बाद आप SSE हो गए, ठीक है, ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर। 2-3 साल में जैसे भी आपके यहाँ सीट अवेलेबिलिटी होती है, खाली सीट है तो आप 2 साल के बाद SSE बन जाएंगे। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, SSE मेरी सर्विस आपकी 4 साल की हो गई। कितने साल की भाई? 4 साल सर्विस हो गई, तो आप डायरेक्ट लेवल 8 में चले जाएंगे। आपको B ग्रुप का एग्ज़ाम नहीं देना है। तो भाई ये एक स्टेप है, इस स्टेप को क्रॉस करना है, इस सीढ़ी को पार करना है, इसके ऊपर जाना है। आपको यदि जुड़ना है आप हमसे जुड़िए। हमारे पास प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, इसमें लगभग में 3 से 4 हज़ार तो क्वेश्चन ऐसे हैं और हर एक क्वेश्चंस में भाई 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चंस हैं। आप देखेंगे ये सारी क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड हैं। आप हमसे जुड़िए और आप अपनी एक सीट को फिक्स करिए। यदि आपको हमसे जुड़ना है तो मेरा एक नंबर है, आप नोट कर लेंगे, 879919 ये 1206 पर आप कॉल कर सकते हैं। चलेंगे ग्रूविंग, देखेंगे ग्रूव, यहाँ पर ग्रूविंग कर रहा है। करा वर्कपीस की बाहरी सतह पर टूल की सहायता से निश्चित चौड़ाई और गहराई का खांचा ग्रूव कहलाता है। यही ग्रूव है। ये देखेंगे, ये अलग है डाया, ये अलग डाया, ये अलग डाया, यही है ग्रूविंग, ठीक है। अब करा उपयोग 0 रिंग सीट, रिटेनिंग रिंग सीट, बेल्ट पुली के लिए खांचे बनाने में, ग्रूव के लिए, ठीक है। इसके लिए ग्रूविंग टूल होता है भाई। वर्कपीस पर निश्चित गहराई की नाली ग्रूव बनाता है। स्पिनिंग देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखेंगे स्पिनिंग क्या करता है, ये घूमती हुई, ठीक है, घूमती हुई जॉब पर एक बेहतर शेप देना। देखेंगे ये कैसा शेप है, ये आपका हेड कैप देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार का है ये, क्योंकि यहाँ पर सीट मेटल है ये, ठीक है। ये क्लैंप है, क्लैंप किया गया। ये आपका टेल स्टॉक है। टेल स्टॉक ने क्या किया, इसको यहाँ पर ये क्लैंप किया। ये टूल के द्वारा, ये क्या है, रोलर टूल है, टूल के द्वारा इसको ये शेप दिया जा रहा है, ठीक है। आपका मैंड्रिल है ये, ठीक है।
मैंड्रिल चक या मैंड्रिल में जो आपको, मैंड्रिल भी क्या है, एक होल्डिंग डिवाइस है भाई, ज़रा ध्यान देंगे आप। आगे चलेंगे देखेंगे, पतली सीट मिडल घुमाकर आकार देना, ठीक है, घुमाकर कोई आकार देना उसको। देखेंगे पॉलिशिंग, अब देखेंगे यहाँ पर ये सैंड पेपर है, ठीक है, सैंड पेपर से ये पॉलिश किया जा रहा है, ठीक है। ये पहले ऐसे था, मतलब बिफोर पहले ऐसे था, जैसे ही आपने इस पर पॉलिशिंग ऑपरेशन किया सैंड पेपर से, जिसे बालू कागज कहते हैं, तो ये इस शेप में आ गया ये, ठीक है। कह रहा है कि पॉलिशिंग सरफेस को अधिक स्मूथ और चमकदार बनाने के लिए फिनिशिंग या पॉलिशिंग की जाती है। टेपर टर्निंग ही इसे भी कि ये टेपर टर्निंग, मैं बार बार पिक्चर बना रहा था, यहाँ पर भी बना हुआ है भाई। तो टेपर टर्निंग देख रहे हैं ना, ये साइज है, ये साइज घटते घटते यहाँ चला आया, ठीक है भाई, यही होता है टेपर टर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। टेपर टर्निंग लेथ पर होने वाले संचालन ऑपरेशन करा टेपर टर्निंग। इस ऑपरेशन में वर्कपीस को शंकु टेपर के आकार में बनाया जाता है, ठीक है। शंकु का यहीं पर उद्देश्य वगैरह है, इसका उपयोग देख लेंगे। मोस्ट टेपर शाफ्ट, आपको मैंने बोला कि आपको मैंने ड्रिल दिखाया था, ऊपर वाला जो सैंक होता है उस पर मोस्ट टेपर होते हैं, बहुत बार पूछता है वो। टेपर पिन, टेपर यहाँ पर सब कुछ यहीं सब टेपर बनाने की विधियाँ, टेलीस्टॉक, यही सब विधियाँ हैं भाई, ठीक है। वर्कपीस की लंबाई के साथ साथ धीरे धीरे व्यास बढ़ाकर शंक्वाकार में बनाई जाती है, ठीक है। ऐसा है ये। उदाहरण टेपर सैंक मशीन टूल कंपोनेंट। महत्वपूर्ण सावधानियाँ, हम लोग आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं। ये बहुत जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई ऑपरेशन लेथ मशीन पर कर रहे हैं तो कोई गलती ना हो जाए, आप घायल ना हो जाए, चोट न लग जाए या किसी प्रकार से कोई हानि ना हो आपको, तो उसके लिए क्या क्या है उसके विषय में भी ये टीम ने चीज़ें बनाई हैं भाई। आप काम करिए, नौकरी करिए, आप सुरक्षित रहिए, क्योंकि कल भी आपको नौकरी पर आना है। अब कह रहा है कि जो सावधानियाँ हैं क्या करनी चाहिए। चक में वर्कपीस को मजबूती से पकड़ें, बिल्कुल सही है भाई। ये नहीं कि आप ढीला ढाला टाइट कर दिए, रनिंग हुआ और निकल कर आपके चेहरे पर लग गया। चक्की को मशीन चालू करने से पहले निकाल दें। आपने चक्की, जो आपका जो चक है 3 जा चक 4 जा चक, आपने टाइट किया तो आप, कुछ लोग होते हैं कि उसमें की ही भूल जाते हैं, तो भाई चालू करने से पहले की को निकाल लीजिए, वरना मूव करेगा तो वो की आपके सीधे चेहरे पर आएगा। अगर घूमते हुए वर्कपीस को हाथ से न छुएं, बिल्कुल बिल्कुल भाई। ढीले ढाले कपड़े बिल्कुल न पहने, वाह क्या बात है भाई। उचित कटिंग स्पीड और फीड रखें, ठीक है, ये नहीं कि स्पीड कम है फीड ज़्यादा दे दिए, टूल ही टूट जाएगा आपका। चिप को हाथ से नहीं, ठीक है, ब्रश चिप हुक से हटाएं, क्योंकि जो चिप होते हैं ना तेज धार होती है और ये हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, ध्यान देंगे। काम के अनुसार सही करा कटिंग टूल और टूल हाइट रखें, ठीक है। तो मोर ऑपरेशन, इस पर बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, पूछता है कौन कौन से ऑपरेशन लेथ पर होते हैं। टर्निंग होता है, फेसिंग होता है, स्टेप टर्निंग होता है, टेपर टर्निंग, यहाँ पर थ्रेडिंग होता है, नर्लिंग होता है, पार्टिंग 2 पार्टों में काटना, ग्रूविंग होता है, ड्रिलिंग होता है, बोरिंग होता है, रिमिंग होता है, काउंटर बोरिंग होता है। तो इस प्रकार ये सभी ऑपरेशन लेथ मशीन पर होते हैं दोस्तों। तो TDA वर्ल्ड पर आप जुड़िए, अपने सपनों को भाई आप लोग पूरा करें, ठीक है। तो क्लास आज यहीं तक हम लोग करेंगे और आप लोग जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है भाई। जय हिंद।